नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और जिससे देश में तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन में बॉर्डर पर सरगर्मियां अब तेज हो चली। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम लद्दाख के हालात पर एक विस्तृत रिपोर्ट ली। मोदी सरकार इस मुद्दे पर चीन को करारा जवाब देने की तैयारी कर रही है। पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाके में दृढ़ता से चीन की चाल को नाकाम करने में जुटे हैं। आपको बता दें कि चीन ने यहां पर एलएसी का उल्लंघन किया था। भारत का स्टैंड इस मामले में अडिग है और वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख से सटे चीन के इलाके में चीन और पाकिस्तान का शाहीन नाम का युद्ध अभ्यास चल रहा था। उसके बाद से चीन दौलत बेग ओल्डी, गलवान नाला और पेंगोंग लेक पर अपने 5000 से भी ज्यादा सिपाही टेंटों के साथ तैनात कर दिए गए हैं। भारत ने भी चीन के सैनिकों के सामने बराबर की तादाद में टेंट गाड़ के अपने सैनिक तैनात कर दिए। और इससे पहले 6 और 7 मई को चीन और भारत के सैनिकों की सीमा की निगरानी के दौरान पेंगोंग लेक इलाके में झड़प भी हुई थी। इसके बाद से ही पूर्वी लद्दाख की सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। आपको बता दें कि भारत चीन के साथ में करीब 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और यह सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह 3 सेक्टर में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी कि जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर यानी कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानता और अक्साई चीन पर भारत के दावे को खारिज करता है। आपको बता दें कि साल 1962 में हुए भारत और चीन के युद्ध के समय अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा कर लिया था। 134 किलोमीटर लंबी पेंगोंग से झील का लगभग 45 किलोमीटर का क्षेत्र भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर का क्षेत्र चीन में आता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इसी झील के बीच से होकर गुजरती है। तो वहीं अगर हम बात करें गालवान घाटी की, तो ये गालवान घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई चीन में है। गालवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत और चीन सीमा के नजदीक है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके को चीन तिब्बत का हिस्सा मानता है और कहता है कि तवांग और तिब्बत में काफी ज्यादा सांस्कृतिक समानता है और तवांग बौद्धों का प्रमुख धर्म स्थल भी है। आपको बता दें कि आजादी से पहले जब ब्रिटिश भारत और नेपाल के उस समय के राजा के बीच में इस हिस्से को लेकर समझौता हुआ था, तो चीन कहता है कि उस समय वहां पर हमारी उपस्थिति नहीं थी, इसलिए हम इस समझौते को नहीं मानते। तो वहीं एक और इलाका है जहां पर भारत और चीन के बीच में विवाद है, वो है नाथुला। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है और यहां से होकर चीनी तिब्बत क्षेत्र में स्थित कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रियों के लिए भारतीयों का जत्था गुजरता है। तो वही इस पर बात करने के लिए आपको बता दें कि हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं और जयपुर राजस्थान से वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित लाइव जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले अभी पिछले कुछ दिनों में भारत और चीन के बीच तनातनी साफ दिखाई दे रही है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि चीन इस समय बेचैन बना हुआ है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया में चीन की थू-थू हो रही है और भारत की एक तरीके से तारीफ हो रही है, भले ही वो हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा के कारण हो या फिर अन्य मेडिकल उपकरणों की सहायता को लेकर, और सीमा विवाद तो चल ही रहा है। क्या कहेंगे चंद्रसेन जी? उमंग, कोरोना को लेकर खुद पर पड़ रहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव को टालने में जुटा चीन अब भारत के साथ अपने सीमा विवाद को लेकर माइंड गेम खेलने की तैयारी में जुट गया है। लद्दाख की गलवा घाटी में भारत के नियंत्रण वाले इलाके में अपने सैनिकों को भेजने के बाद चीन ने इसे मंसूबे साफ कर दिए और अपने पे दावा पेश किया है, और जबकि पूरी दुनिया के सामने है कि चीन ने किस तरीके से कोरोना का वायरस पूरी दुनिया में फैलाया है और इन्हीं मुद्दों से भटकाने के लिए चीन का यह प्रयास माना जा रहा है। और जब वास्तविक नियंत्रण रेखा जो हमारी है, तो चीनी सैनिकों ने तंबू गाड़ दिए, जबकि वो भारत का हिस्सा है। पूर्वी लद्दाख की इस वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच में एक अलिखित समझौता हुआ था, जिसमें एक दूसरे के क्षेत्र को सम्मान करने और अतिक्रमण न करने की बात कही गई थी, लेकिन चाइना अब इसका उल्लंघन कर रहा है।
लद्दाख के पूर्वी हिस्से में जो वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब पेंगोंग झील और गलवा घाटी के आसपास चीन सैनिकों की गतिविधियां साफ देखने को मिल रही है। किसी भी रूप में वो समर्थन नहीं कही जा सकती। चीनी सेना ने हफ्ते भर में क्षेत्र में करीब 100 तंबू गाड़ दिए और बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात कर दिया। इस इलाके में बंकर बनाने के लिए मशीनें भी लाई गई हैं और बंकरों का निर्माण स्थायी रूप से चौकियां और मोर्चा संभालने के लिए किया जाता है। उमंग जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा। और जिस प्रकार से तैयारियां अब दोनों ही तरफ से चल रही हैं, उससे एक तरीके का ये एक मैसेज भी मिलता है कि जिस प्रकार से चाइना कहता है कि हमने हमारी सेना वहां पर तैनात करी है और हम हमारी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करने वाले, तो ऐसा ही कुछ विचार भारत का भी है। भारत ने भी बराबर की संख्या में वहां पर अपनी सेना को तैनात कर दिया गया। और एक खुशी की बात यह है कि तेजस की दूसरी डिलीवरी हमें प्राप्त हो गई है। सेना के इसी मामलों को लेकर चीनी विवाद के चलते हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ में कर्नल AK जग्गी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार जी। कर्नल साहब, जिस प्रकार से भारत और चीन का जो विवाद है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि सदियों पुराना है। बीच बीच में दोनों के बीच समझौते होते रहे, साथ में युद्ध अभ्यास भी हुआ है। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि चीन लगातार हमारी सीमाओं पर तनातनी की घटनाएं करता रहता है, उसके सैनिक हमसे लड़ते रहते हैं और हाल ही की कुछ घटनाओं में एक पैटर्न देखा गया। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाज है, जिस प्रकार से जिस स्टाइल से वो पत्थर फेंकते हैं, उसी लगभग उसी स्टाइल से चीनी सैनिकों ने भी भारतीय सैनिकों पर पत्थर बरसाए थे। इसको क्या मान सकते हैं कर्नल साहब? सर उमंग जी, ये देखिए, ये इनका चाइना का एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वाला हिस्सा है जी। इसको अब मैं थोड़ा सा और पीछे लेके चलें। जैसे अभी जब UN वाले चाइना को कर रहे थे कि ये जब जो कोविड हुआ है, वायरस हुआ है, वो मेड इन चाइना हुआ है जी। इसी को सिंस इंडिया अभी उसके अंदर एक मेंबर बन गया है WHO का, और उसको ये चाहता था कि भी इंडिया स्टार्ट हुआ ताइवान से। ताइवान चाहता था कि हमें वो ऑब्जर्वर के स्टेटस दी जाए WHO की मीटिंग में, बट चाइना ने बोला कि नहीं, ताइवान के साथ आप मत करिए, ताइवान चाइना का हिस्सा है, वन कंट्री टू सिस्टम वाला करेंगे। इंडिया ने मना कर दिया। जब ताइवान के जो से इनकी जो प्राइम मिनिस्टर न्यू री इलेक्ट हुई है, हमारे 2 रेप्स जो से एक दिल्ली की मिस्टर लेखी वो गई हैं और एक और MP साहब, उन्होंने वर्चुअल पार्टिसिपेट किया उनके स्वेरिंग सेरेमनी में। वो चाइना को अच्छा नहीं लगा जी। सेकेंडली, जब चाइना के ऊपर दबाव ये पड़ रहा है कि ये वायरस इट इज नॉट कि वेट मार्केट से आया है, वुहान मार्केट नहीं आया है, ये इनके लेबोरेटरी से आया है, इनका मैन मेड है। अब पूरी दुनिया से उनके ऊपर प्रेशर आ रहे हैं ना, उसको कम करने के लिए इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है उसके अंदर कि भी उसको प्रेशर डालने के लिए इंडिया का कि आप बाकी अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, EU के साथ लगा के भी चाइना को कंडेम ना किया जाए। आप देखिए, ये 5 मेंबर नेशन जो हैं, आज तक इतने लाखों आदमी मर गए पूरे वर्ल्ड के अंदर जी। आज ने ये 5 मेंबर से किसी ने भी उसको कंडेम नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसमें इनके पास परमानेंट वीटो पावर है। जब 4 देश बोलते हैं करना, ये 5वां देश चलाएं, बोलता नहीं हो सकता। तो ये इट इज पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ये जी। अभी जैसे नेपाल पर जो आपने बात हुई है, वो जो हिस्सा हमारे पास है सदियों से है, 1800 से आग पहले से है। अब वो नेपाल के चाइना के कहने पर नेपाल प्राइम मिनिस्टर ओली साहब कहते हैं कि भी ये तो हमारा हिस्सा है और इंडिया ने पकड़ लिया है। वो किसके शेयर पर बोल रहा हूँ? चाइना। ये इनडायरेक्ट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा है। जैसे ना चाइना हमारे पर अटैक कर सकता है, ना उसकी कैपेबिलिटीज है। इंडिया वो 1962 वाला इंडिया नहीं रहा अभी जी। उनको ही पता है। डोकलाम में हमने दिखा दिया उनको, हम 1962 वाले नहीं है। वी आर ऑल्सो न्यूक्लियर पावर इसमें जी। आज जैसे अभी आज आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चल रही है दिल्ली के अंदर, PO साहब उनको एड्रेस भी करेंगे इसमें। वो तो नेचुरली वो साल में एक बार होता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हो गया तो पूरे आर्मी कमांडर्स भी दिल्ली के अंदर हैं। PO साहब ने मांगा लेटेस्ट ये वाला है। दिस इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने के चक्कर में जब बट हमारे सेना भी हमने मूव कर दिए थे सेना उस एरिया में, तो आमने सामने है। चाइना को प्रॉब्लम ये है कि जब तक कांग्रेस के रिजीम में कुछ बनता नहीं था, रोड नहीं बनते थे, PRO नहीं बनता था, पर कुछ काम नहीं होता था। बट इस रिजीम के अंदर ये पॉलिटिकल सिस्टम जो अभी आया है, मोदी साहब के नीचे जो रिजीम आई है, इन्होंने बॉर्डर्स को उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी की है। बॉर्डर रोड्स ने आगे तक अपने वो एडवांस हेलीपैड
एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, रोड्स कम्युनिकेशन कर दिया। चाइना जी कर्नल साहब माफ कीजिएगा, बीच में मैं आपको रोक रहा हूं। एक सवाल यहां पर उठता है कि इतने सालों में चाइना ने तो अपने सभी बॉर्डर्स पर लगभग हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है। उस समय उसको ये चीज ख्याल में नहीं आई कि भाई बॉर्डर पर इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा समझौता हुआ था। चलिए उसने कर लिया, ये उसका मामला है, लेकिन अब जब हम ये कर रहे हैं तो उसको ऐसी क्या मिर्ची लगी? उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि पहले तो हम करते रहे, बिकॉज हमें ऑर्डर नहीं था रोड बनाने का। जी जो दिल्ली की हुकूमत थी वो करती नहीं थी जी बॉर्डर रोड्स को। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स देखिए, मैं अरुणाचल में था, मैं नागालैंड में था, अब वो ताइवान उसमें देखिए आगे तवांग के अंदर कोई था ही नहीं। बट अभी जब ये लास्ट 10 साल से देखिए वहाँ कितना प्रोग्रेस हुआ वो बॉर्डर्स के ऊपर। अब नॉर्थ ईस्ट का देख लीजिए, पंजाब बॉर्डर देख लीजिए, राजस्थान बॉर्डर देख लीजिए, कच्छ वाला देख लीजिए, बॉर्डर रोड्स कितने एडवांस हो गए वहां पर। अभी आपको खत्म हो गया वो कच्चा पट्टा रास्ता होता था, पक्का टारमेक रोड है, वहां पर जा सकते हैं जी। तो अभी इक्विपमेंट लाने में, मैन पावर लाने में जो टाइम लगता था वो अभी वो रिड्यूस हो गया किस घंटों में। जो हमारे पास अपने हेलीकॉप्टर से हाई एल्टीट्यूड वाले अब चीनोक जो से अभी आए हैं, जो मैन भी ले जा सकते हैं, मशीन भी ले जा सकते हैं। अब उनको दिक्कत है, वो जमाने था कि हमारे खाली चेता को चीता था जी, 2 आदमी बैठते थे उसके अंदर, वो खत्म हो गए जमाने चेता को चीता वाले जी। अब चीनोक वाले जमाना आ गया हमारे पास, अटैक हेप्टस हमारे पास आ गए, तो उनको अभी दिक्कत है। ये डोंगसोंग लेक जो से स्टार्ट हुआ है, जो से ये गलवान वैली की बात कर रहे हैं, ये बिकॉज अगर देखिए ये जो लेक है वो 1/4 इंडिया में है, बाकी 2/3 हिस्सा उसका चाइना के अंदर, चाइना में है जी। ठीक है, बट ये होता रहता है वहाँ, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलता रहता है। कभी उन्होंने आगे घुस गए हमारे यहाँ, हम उनके दूसरी साइड में घुस गए, ये चलता रहेगा। पर लड़ाई वाली कीमत अभी दूसरा एक और पहलू, इनकी जो कांग्रेस की सेशन चल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी का बीजिंग में, वो लोगों को दिखाना है उन्हें कुछ करना है जी, बिकॉज वो चारों तरफ से घेरा जा चुका है चाइना। एक इसके ऊपर इकोनॉमिकली अभी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चाइना से बाहर निकल के बाहर आ रही हैं, वो भी उनको चोट लग रही है। मतलब कर्नल साहब हम ये कह सकते हैं कि कोरोना के चलते इंडिया की ऑल ओवर वर्ल्ड में जो पोजीशन है, एक तो वो, और सामरिक दृष्टि से भी इंडिया का इतना ज्यादा जो मूवमेंट जो वहां पर हो रहे हैं, भले सड़कें बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, और उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो एक सड़क निर्माण जो वहां पर चालू किया गया है, ये तमाम बातें चाइना को कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करवा रही हैं। एब्सोल्युटली। सेकेंडली, अभी अमेरिका ने ओपनली बोला है कि चाइना की ये जो है एक्सपेंशन पॉलिसी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले वो साउथ चाइना सी के अंदर था, अब वो अभी इन्होंने यहाँ अपना टेंटिकल स्टार्ट कर दिया फैलाना, कोकोल आइलैंड है बर्मा के, वहाँ अपना स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान के थ्रू, जो पीओके के थ्रू वो आगे गदर पोर्ट पर पहुंच गए हैं इंडियन ओशन की तरफ। तो जो इनका एक्सपेंशन पॉलिसी जो चल रही थी, लड़ाई जापान के साथ, फिलीपींस के साथ, ताइवान के साथ, कोरिया के साथ, वो चीज होती है अभी पूरी दुनिया देख रही है जी। वो खाली इट इज नॉट ओनली इकोनॉमिक पावर, था इकोनॉमिक पावर है, कोई शक नहीं है, बट एक्सपेंसिव पावर जो से आप बता रहे हैं वो एक है कम्युनिस्ट पार्टी है, कोई उसके रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई इनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वन मैन आर्मी है जी, जो उनके बता देंगे ठीक है, जो आप नहीं मानते उसको आप गोली से मार देंगे। देखिए वो जो साइंटिस्ट जनरल बोला कि ये मैन मेड वायरस हुआ है, उसको आपने खत्म ही कर दिया वो साइंटिस्ट आपको जी। जो आप उनके पॉलिसी पर मानेंगे, कम्युनिस्ट के बलबूते पर चलेंगे तो आप चिंता रहेंगे, नहीं चले। आप हांगकांग देख लीजिए, अभी हांगकांग में फिर स्टार्ट हो गया ये सिस्टम। अब पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट है कि भी कैसे आपने किया कि भी हम करेंगे 1 कंट्री 2 सिस्टम। अभी बोलते नहीं 1 कंट्री 2 सिस्टम नहीं होगा, जो रूल्स रेगुलेशन चाइना के अंदर है वो सेम चीज हम लागू करेंगे हांगकांग के अंदर जी। अब पूरे अमेरिका, इंग्लैंड, EU सब अगेंस्ट हो गए उसके, वो डाइवर्ट करना चाहता है अपना वो टेंशन, वो ये कुछ करेंगे ये बॉर्डर पर, पर ऐसा लड़ाई वाला आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा जी। बिल्कुल कर्नल साहब, और सबसे बड़ी बात ये भी है, जैसे आपने भी बताया कि अब हम 1962 वाला भारत ये नहीं है, अब हम भी बराबरी से उसका जवाब दे सकते हैं। और अच्छी खबर ये भी है कि तेजस की दूसरी कंसाइनमेंट भी अब हमें प्राप्त हो चली है। क्या कहेंगे सर? सर ये आगे इसके अलावा जो हाई एल्टीट्यूड वेपन्स हमारे पास, हाई एल्टीट्यूड ये एयर डिलीवरी वेपन्स हमारे पास आ गए हैं जी, जो हमारे पास गन्स आ गई हैं जिसके रेंज 39 किलोमीटर 49 किलोमीटर हाई स्पीड में और रेंज बढ़ जाती हैं, वो आ गई हैं। पहले वो बाय रोड चलती थी, शिफ्ट होती थी, अब वो बाय एयर लिफ्टेड होने लगी हैं। तो वो जो रशियन टाइम हमारे पास है बहुत अभी वो कम हो गया, वो जमाने खत्म हो गया। अभी सड़कों पर अभी चल रहे हैं, घोड़ों पर आ रहे हैं, टट्टुओं पर सामान आ रहा है, अब वो सब जमाना खत्म हो गया, वो चाइना ने देख लिया अभी।
हमारा ये एडवांटेज है हमारी फौज को। हमें लड़ाइयाँ हमारे पास थोपी गई और हमने लड़ाई जीती है, राइट ऑफ सेंटिमेंट वो ऑनर से। बट चाइना ने आज तक कोई लड़ाई जीती नहीं 62 के बाद, वो भी धोखे से किए थे। अपने इंडो चाइना भाई के चक्कर में उन्होंने हमें पीछे से चुरा घोपा था। आज तक वो जो भी लड़ाई हो चुकी है उनकी, वियतनाम के साथ देखिए वो फिर वहां हारे जी, चाइना उनको मार खानी पड़ी वियतनाम से, छोटे से देश से। बट उन्होंने ऐसा कोई लड़ाई लड़ी नहीं है जैसा जो हम लोगों ने लड़ाई दी, जो हमारे पास जो थोपी गई भी मान सकते हैं। और इतने सालों से हम एक छद्म लड़ाई लड़ रहे हैं आतंकवाद के नाम पर, जो वो भी हम पे थोपा जा रहा है। और कहीं ना कहीं सर अब ऐसा लग रहा है कि चाइना की जो पॉलिसीज है, अब पाकिस्तान तो खैर पहले से ही परेशान करता था, उसको माकूल जवाब दिया जा रहा है। अब नेपाल ने भी थोड़ी बहुत हरकत करनी शुरू कर दी है, तो इसके पीछे भी हम क्या चाइना की स्ट्रेटेजी प्लान मान सकते हैं? सर अभी इसको मैं थोड़ा और पीछे लेके चलता हूँ। अभी जो केपी शर्मा ओली साहब की जो सरकार है ये गिरने वाली थी जी। इनके फॉरेन मिनिस्टर कम्युनिस्ट के जो से चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आए, वो इन्होंने इंटरवीन किया। जो प्रचंडा साहब थे, जो पहले रिबेलियन लीडर थे, फिर प्राइम मिनिस्टर बने, वो भी मार्क्सिस्ट वाले लेनिन वाले ग्रुप वाले हैं जी। उनसे बात की तो उन्होंने सपोर्ट किया हुआ इसको आउटसाइड गवर्नमेंट से, तो तब इनकी सरकार बरकरार बन हुई है। जब इनकी सरकार वापस आई है उनके सपोर्ट से, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की पर्सनल इंटरवेंशन से, तब ओली साहब ने ये नया स्टार्ट कर दिया कि भी इंडियन वायरस इज मोर डेंजरस देन चाइना वायरस। तब ये स्टार्ट कर दिया। पर अब देखिए जो हम 90 किलोमीटर का जो हमने रास्ता ये बनाया है जो कैलाश पर्वत के लिए जाने के लिए, पहले हम जाते थे वाइस सिक्किम के लिए जाते थे, अभी हमने यहाँ उत्तराखंड से निकाल दिया वो रास्ता। जब रास्ता बना 80 किलोमीटर एक दिन में तो बना नहीं है, वो पहाड़ कटे नहीं होंगे एक दिन के अंदर, टाइम लगा उसका 3-4। तब तक नेपाल सोया रहे, तब नहीं बोला कि हमारा हिस्सा है वो। अब जब चाइना ने बोला, भी उनको दिक्कत आ गई कि भी हमने रूट निकाल दिया अलग अपना, ताकि हम अपने जो हमारे पिलग्रिम्स हैं उनको थोड़ा सा इजी रहेगा दर्शन करने के लिए। अब उनको दिक्कत होने लगी। चाइना नेपाल को ये भी पता होना चाहिए, आपसे 2 साल पहले 5 साल पहले राजीव गांधी के टाइम पर इनको हमने इट इज अ लैंडलॉक कंट्री जी, कोई इनके पास पोर्ट नहीं है जी। इनको याद होना चाहिए अगर हम अपना एरिया पूरा बंद कर देंगे, ये ना पानी जाएगा वहां, ना पेट्रोल जाएगा, ना खाना जाएगा। हमने स्टार्ट किया था, ये पूरी दुनिया को पता है। एक दो बार ऐसा हो भी चुका है जब करीब 20 में से 18 पॉइंट्स लगभग बंद कर दिए गए थे और उसमें से नेपाल काफी परेशान भी हुआ था। इस टाइम फिर भी हो सकता है वो उस जमाने से, वो जब कांग्रेस के जमाने में जी जो एग्जैक्ट वो लेते नहीं थे डिसीजन। ये जमाना वो जमाना नहीं है, ये मोदी का जमाना है, बीजेपी का जमाना है। जो राष्ट्रीय हित में जो करता है करेंगे, ये लोग वो करने वाले हैं बंदे हैं जी। नेपाल को ये भी ना डाउट हो क्योंकि ये हम नेबरिंग हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये बफर स्टेट है। अगर आपको इज्जत देंगे, कुछ लेवल तक इज्जत देंगे, जब आप वो क्रॉस कर इलेक्शन रेखा क्रॉस कर लेंगे तो फिर कोई उसके अंदर नहीं है। जब जहाँ नेशनल इंटरेस्ट आएगा तो नेशनल इंटरेस्ट इंडिया का सुप्रीम होगा, नॉट नेपाल का जी। बिल्कुल कर्नल सर, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार जी। आपको बता दें ये थे कर्नल A.K. जग्गी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट थे और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां इन्होंने दी हैं। और पुराने ज़माने का भी इन्होंने उल्लेख किया जब भारत, चाइना, नेपाल और पाकिस्तान के जो आपस में टकराव रहे हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और इस समय क्या कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हमारी तरफ से हो रहे हैं वो भी इन्होंने बताया। अब रुक कर लेते हैं जयपुर राजस्थान का, जहां पर रमेश पुरोहित जी, वरिष्ठ संवाददाता, हमारे लाइव बैठे हैं। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से चंद्रसेन जी ने भी कहा, अभी कर्नल साहब भी काफी चीजों पर प्रकाश डाल के गए हैं, इस सारे मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? उमंग, बात यह है कि चाइना की जो पॉलिसीज रही है 80 के दशक से पहले वाली नहीं है, बहुत बदल चुका है वो। और मैं कोल्ड वार की अगर बात करूं तो कोल्ड वार के ज़माने में अमेरिका और रूस के बीच में प्रतिद्वंदी होती थी एक ज़माने में, लेकिन उसका जो सिनेरियो है वो ट्रांसफ़र होकर के एशिया की तरफ आया। एशिया में भी भारत और चाइना दो ऐसे देश हैं जो कि अपनी जो है ताकत के बलबूते पर एक दूसरे के साथ में बराबर खड़ा रहने की भारत ने भी पिछले जो 8 साल से, जब से नरेंद्र मोदी 2014 से जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं,
तब से लगा करके चाइना का जो व्यवहार है वो काफ़ी बदल चुका है। कर्नल साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि वो अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा, जब कि हर कोई देश जो है अपनी जो है ताकत के बलबूते पर उसको चैलेंज करता आया। और चाइना की आज की जो पॉलिसी है वो ग्लोबल स्तर पर इस तरह से जो है उसकी जो हालात खराब हो चुके हैं कोरोना के कारण से कि पूरी दुनिया जो है उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। मामला WHO तक गया हुआ है। और इसके साथ में अमेरिका ने जो है पर्ल हार्बर के साथ में इस घटना को जोड़ करके जो संकेत दिए हैं वो ज़्यादा ठीक नहीं लगते कि वो अमेरिका का जो ट्रंप साहब जो है वो चाइना से इस कदर जो है गुस्सा, उनके मन में जो है एक क्या कहना चाहिए कि गुस्सा है वो चाइना को। तो एक तो हो गया आपके कोरोना के कारण से उपजे हालात, दूसरा उसके आर्थिक जो हित है वो पूरी दुनिया में जो है वो बहुत डाउन हो चुके हैं। और भारत की स्थिति जो लगातार बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक पावर है $5 बिलियन की जो है हम एक लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इससे भी चाइना असहज की स्थिति में आया हुआ है। उसको ये डर लग रहा है कि भारत जो है आर्थिक सुपर पावर के कारण से कहीं उसका जो स्थान चाइना का जो है वह डाउन ना हो जाए। तो एक टैक्टिक होती है, मनोवैज्ञानिक युद्ध की जो स्थिति होती है वह हालात आज के अच्छा भारत और चाइना की जो सीमाएं हैं वो एक दूसरे से सटी हुई है, लिहाजा सबसे जो ज़्यादा उसको जो कंफर्टेबल जो जोन लगता है वो भारत ही लगता है। और वो दूसरे जो विश्व के अन्य देशों के साथ में अभी इस स्थिति में नहीं है कि वह आर्थिक रूप से हो या अन्य तरीके से किसी भी तरह की जो है तनाव को मोल लेकर के वह आगे बढ़े। तो लिहाजा भारत उसके लिए सबसे सूटेबल। और एक लास्ट जो बात मैं बताऊं वो है POK, कश्मीर का जो भौगोलिक जो बदलाव हुआ है लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर का, उसमें POK भी शामिल है। और POK के बारे में जब अमित शाह ने जो बातें कही हैं, चाइना भी उसके बारे में अवेयर है यूं कि POK के रास्ते से होकर के उसके इंटरेस्ट जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो ज़्यादा वहाँ पे है। तो चाइना को यह भी लगता होगा कि POK भारत के नियंत्रण में आने के साथ में उसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, लिहाजा वह एक मनोवैज्ञानिक तरीके से जो है भारत पर एक दबाव बनाने के कारण से यह सारी चीज़ें खेल रहा है। हालांकि जिस लेक की बात कर रहे हैं, लद्दाख का इलाके की बात कर रहे हैं, भारतीय जो संसद ने सर्वसम्मति से इस बात के लिए जो है किया हुआ है कि यह क्षेत्र हमारा। चाइना यदा कदा जब इस तरह की बातें करता है तो डोकलाम का जो हश्र हुआ था उसको भी वो भूला नहीं होगा कि किस तरह से आंख में आंख डाल करके नरेंद्र मोदी की सरकार ने चाइना के राष्ट्रपति को जो संकेत दिए थे उससे वो अभी भी उबर पाया होगा। इस लिहाज से कोरोना के मामले को लेकर के जो दुनिया भर में उसकी जो फजीयत हो रही है और सारे देश इकट्ठा होकर के चाइना के ऊपर एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहे हैं, उसका असर वह जो है न्यूट्रल करने के लिए सीमा रेखा पर जो है तनाव बढ़ा करके माइंड डाइवर्ट करने का एक जो प्रयास किया जा रहा है उसमें वह कभी सफल नहीं होगा। अब जो भारत है वो 1962 वाला भारत नहीं है जब कि जो है चाइना और जो भारत के बीच में जो युद्ध हुआ था काफ़ी बदल चुका है। कर्नल साहब की बात को कि अब अस्त्र और शस्त्र के मामले को लेकर भी, और ये अस्त्र शस्त्र तो लगातार जो है आने की प्रक्रिया है और नए नए जो है क्या कहना चाहिए आयुध जो सामग्री है वो आती रहती है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक जो बूस्ट जो मिला है 2014 के बाद में हिंदुस्तान को, उसके कारण से जो चाइना है इस बात को लेकर के तकलीफ में है कि किसी तरह से एशिया में जो सुपर पावर की जो स्थिति उसकी थी वो डाउन होने के कारण से ये जो माहौल एक बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है वह और भारत ने भी जो पिछले कुछ दिनों से वहां पर जो अपनी जो एक स्थिति को मजबूत किया है, यह इस बात के संकेत भी है कि, और तीसरा कि चाइना में जो अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो मीटिंग की जो हवाला दिया गया है उसमें भी वहां के लोगों का जो एक नाराजगी सत्ता के प्रति न हो जाए, इसीलिए वहां की जो सरकार है वो भी अपने खुद के चाइना के अंदर जो एक असंतोष का जो
माहौल जो क्रिएट हो रहा है कोरोना के कारण से हो, आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण से हो, तो उस माहौल को भी शांत करने के लिए अंदरूनी जो हालात है उसको निपटाने के लिए भी वह इस तरह का जो सीमा पर जो है तनाव की स्थिति ला करके माइंड डाइवर्ट करने का एक जो टैक्टिक होती है कूटनीतिक या अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल स्थिति परिप्रेक्ष्य में, उस लिहाज से ये है। बाकी ऐसा नहीं है कि भारत भी उस तरह जो है पूरी मजबूती के साथ में खड़ा नहीं है, बिल्कुल वह जो है चाइना की किसी भी बिल्कुल बुराई जी, आपने सही कहा कि भारत भी उसी तरीके से और उसी मजबूती के साथ में खड़ा है। चंद्रशेखर जी, आपके पास आना चाहूंगा ब्रेक पे जाने से पहले 1 मिनट में बताइए कि जिस प्रकार से चाइना ने पाकिस्तान और नेपाल को उकसाया है और पाकिस्तान से हमें सदियों से परेशान कर ही रहा है, अब नेपाल भी कहीं ना कहीं आंख दिखाने लग गया। लेकिन जैसे ही नेपाल ने अपना एक वक्तव्य दिया था भारत और नेपाल के बॉर्डर के विवाद को लेके, कुछ ही दिनों में या फिर हम कह सकते हैं कुछ ही घंटों में कहीं ना कहीं नेपाल की तरफ से दूसरा वक्तव्य आ गया कि भारत और नेपाल की दोस्ती तो सदियों पुरानी है। तो भारत की एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिना एक पत्ता भी हिलाए एक कूटनीतिक जीत इसे माना जाएगा। चंद्रसेन जी, पाकिस्तान की तुलना जो है लोमड़ी से करनी चाहिए। ये लोमड़ी वो होती है जो कभी शिकार नहीं करती है, कभी मेहनत नहीं करती, हमेशा ये देखती है कि कोई दूसरा शिकार करे, वो घात लगाए बैठी रहती है और वो मरे हुए लोगों के आसपास रहती, घायल लोगों के आसपास रहती कि कब मरेगा शिकार करेगी। पाकिस्तान की हैसियत और औकात नहीं है सामने से आक्रमण करे, वो रुना रोते रहेंगे। और नेपाल के लिए एक ही शब्द है कि जिस तरीके से चाइना ने माहौल बदला है तो मेढकी को भी जुकाम हो गया जी। नेपाल उस हैसियत में नहीं, नेपाल उन चीजों को न भूले कि भारत ने हमेशा किस तरीके से उसको सपोर्ट किया और किस तरीके से संसाधन नेपाल के लिए दिए जा रहे हैं। तो ऐसे समय में चाइना ने जरा सी हवा क्या चला कि मेढकी को भी जुकाम हो गया। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा कि और अब चाइना जो कि पूरी दुनिया में कोरोना को लेके घिर चुका है, अमेरिका बार बार उसको चेता रहा है और भारत की भूमिका पूरे विश्व में मेडिकली हम कह लें या फिर आर्थिक रूप से कह लें या फिर जो भारत ने एक अपनी एक जगह बनाई है पिछले लगभग 5-7 सालों में, उसको देखते हुए चाइना को तो मिर्ची लगना स्वाभाविक ही है। और जैसा कि आप सब ने कहा, कर्नल साहब भी कहकर गए कि एक प्रकार की अब एक कूटनीतिक लड़ाई यहां पर चाइना ने शुरू कर दी है लोगों का और दुनिया का ध्यान कोरोना महामारी से हटाने के लिए। लेकिन इस चक्कर में वो ये भूल गया कि उसने जो चाल जो अपनाई है कहीं ना कहीं उसे ही मुंह की खानी पड़ेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे।